नमस्कार। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय जबपुरा गठवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहसिन खान आज आपके सामने बीए द्वितीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति का वर्णन, साम्राज्यवादी नीति के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें उसकी दक्षिण और उत्तर भारत की विजयों का विस्तार से वर्णन किया था और उसका विस्तार से उसके ऊपर चर्चा की थी। आइए अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक को जारी रखते हुए इसकी शासन व्यवस्था और गृह नीति, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के साथ साथ उसकी शासन व्यवस्था ने भी सल्तनत काल में काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ा है, जिसकी चर्चा हमें करनी है। क्योंकि ये आपके जो एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम के पेपर में भी, एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा जाता है इससे संबंधित सवाल, अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था से संबंधित भी और उसके साम्राज्यवादी नीति से भी संबंधित। तो आइए उसकी गृह नीति अथवा गृह नीति तथा शासन व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के साथ साथ उसकी शासन व्यवस्था ने भी काफ़ी प्रभावित किया। तो सबसे पहले उसकी शासन व्यवस्था में उसके राज्यत्व के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, यानी कि सुल्तान के पद की उसके समय कैसी स्थिति थी, सुल्तान के पद को वह कितना महत्व देता था, उसका पद उस समय कैसा था, उसका प्रभाव कितना था और उसके लिए उसने कौन कौन से प्रयोग किए, कौन कौन से सुधार किए, वह सब हम राजत्व के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सुल्तान बलबन की तरह ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी ताज की प्रतिष्ठा, यानी कि सुल्तान के पद एवं गरिमा को बनाए रखने को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना था कि सुल्तान ही राज्य में सर्वोपरि है, उसी के वह जो काम करता है वही सही है और उसको किसी की सलाह मानना या ना मानना वह सुल्तान के ऊपर ही डिपेंड है। अलाउद्दीन खिलजी भी अपने आप को ईश्वर के बाद राज्य का प्रमुख व्यक्ति मानता था, यानी कि अपने पद को बनाए रखने के लिए उसने राज्यत्व में ईश्वरीय देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि सुल्तान ईश्वर की इच्छा से ही सल्तनत को चलाता है, इसलिए सभी जनता को, प्रजाजन को उसकी बातों को मानना जरूरी है, उसकी बातों को मानना जरूरी है। सुल्तान के अलाउद्दीन खिलजी की राजत्व व्यवस्था के बारे में, राजत्व के सिद्धांत के बारे में डॉक्टर के इस्लाम ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत को हम कह सकते हैं कि एक शब्द में फ्रांस के जो लुई 14वें थे उसी की भांति अलाउद्दीन ने भी अपने को राज्य में सर्वोपरि माना, यानी कि फ्रांस का जो शासक लुई 14वां हुआ था उसी की तरह अलाउद्दीन खिलजी ने भी स्वयं को राज्य में सर्वोपरि माना और वह केवल किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं था और उनके जो अधिकारी भी होते थे वह उसको राय देने से भी काफ़ी कतराते थे। केवल एक दिल्ली का जो कोतवाल था अल्लाउल मुल्क कभी कभी उसको सलाह दे दिया करता था ताकि सुल्तान को सही रास्ते पर चल सके, परंतु सुल्तान के लिए ये इन बातों को मानना या ना मानना उसके खुद के ऊपर निर्भर था। इसके अतिरिक्त उसने अपने सुल्तान के पद को गरिमा में बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि एक बार जब जितने भी जो विद्रोह आदि किया करते थे अधिकारी वगैरह, सबसे ज़्यादा विद्रोह भी अलाउद्दीन खिलजी के समय काफ़ी हुए, उन विद्रोहियों को भी उसने बुरी तरह से दबाया और उनको मार डाला, जिससे कि सुल्तान के पद की गरिमा जनता के सामने बनी रहे। इसी तरह से उसने अपनी ताज की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि उसी के आधार पर सुल्तान ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का पालन किया और उसी के माध्यम से उसने उत्तर एवं दक्षिण भारत में विजय अभियान शुरू किए। उसी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण भी हुए और उनको दबाने के लिए उसने महत्वपूर्ण कार्य किए। इन सभी का लाभ उसको अपने को प्रचारित करने में, प्रजा में अपना प्रभाव स्थापित करने में उसने महत्वपूर्ण
भूमिका अदा की। इस प्रकार से अलाउद्दीन का जो राजत्व का सिद्धांत था वह स्वेच्छाचारी निरंकुशवादी था। उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं था। वह चाहे जिसको पद पर बनाए रख सकता था, चाहे जिसको पद से हटा सकता था, चाहे जिसको पदोन्नत कर सकता था। इस प्रकार से प्रजा के प्रति वे उत्तरदायी नहीं था, बल्कि प्रजा को वह जैसे कहता था वैसे ही प्रजा को करना पड़ता था। साथ ही उसके अधिकारियों को भी वैसे ही कार्य करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जो उस समय दो प्रमुख अधिकारी वर्ग थे जो सुल्तान के ऊपर प्रभाव डाल सकते थे, अमीर वर्ग एवं उलेमा वर्ग। अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग ये दो वर्ग थे, अमीर वर्ग व उलेमा वर्ग। तत्कालीन समय में दो वर्ग थे, जो सुल्तान के पद पर प्रभाव डाल सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे कि पहले बताया कि वो उसकी एक नीति थी कि वह अमीरों को स्वयं ही नियुक्त करता था, पदोन्नत करता था और उनको पदच्युत भी कर सकता था। इसलिए सभी अमीर वर्ग उसके प्रति वफादार रहे। जिन्होंने विद्रोह किया उनको दबा दिया गया। दूसरी ओर धर्म को वह राजनीति से दूर रखने की कोशिश करता था। उसका मानना था अलाउद्दीन सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म को कभी भी राजनीति से ऊपर नहीं आने दिया। उनका कहना था कि धर्म का अपना धार्मिक काम है वो करे। जो उलेमा वर्ग होते थे वे कभी राजनीतिक कार्य में भाग नहीं लेते थे। ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वपूर्ण नीति थी। काजी मुखस्सुद्दीन भी उनका एक सलाहकार थे। हालांकि वे केवल धार्मिक मामलों में उनसे सलाह लिया करते थे, जिनकी वे रेस्पेक्ट भी करते थे। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वो धार्मिक मामलों में मतलब अधार्मिक कार्य करते थे, लेकिन राजनीति को धर्म से परे रखते थे। राजनीति को कभी भी उसने धर्म के साथ नहीं जोड़ा है। ये अलाउद्दीन खिलजी की सुल्तान की पद की एक प्रतिष्ठा थी, उसके राजत्व का एक सिद्धांत था। अतः अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत एकदम निरंकुशकारी और स्वेच्छाचारी था, जिस पर कोई रोक टोक नहीं थी। सुल्तान का ही अंतिम न्याय होता था, अंतिम फैसला सुल्तान का ही हुआ करता था। अगले बिंदु में हम बात करेंगे अमीरों की शक्ति का दमन। अमीरों की शक्ति का दमन। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी जैसा सुल्तान था जिसे अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसके सामने विद्रोह जब हो रहे थे उसके सामने कई समस्याएं थी। जैसे कि वह रणथंभौर का जब उसने अभियान किया था तो उस समय उसको अचानक कई विद्रोह का सामना करना पड़ा। जैसे कि उसके भतीजे अकद खान ने जब रणथंभौर के लिए वे निकल रहा था तो अकद खान ने विद्रोह कर दिया, हालांकि उसके विद्रोह को दबा दिया गया। इसके पश्चात जब रणथंभौर के दुर्ग का वो घेरा डाले हुआ था तो उसके दो भांजों ने विद्रोह कर दिया। इसी तरह से दिल्ली के जो एक प्रमुख अधिकारी थे हाजी मौला, उन्होंने भी रणथंभौर अभियान के समय फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और अपने सहयोगियों को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह से अपना सैनिक ढांचा अपने विश्वसनीय अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था कि उन्होंने उसकी गैरहाजिरी में भी उन विद्रोहियों का खात्मा कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रॉब्लम ये थी कि उसने विचार विमर्श किया अपने विश्वस्त अमीरों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ कि ये विद्रोह का कारण क्या रहा है, इतने विद्रोह क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने इसके लिए 4 कारण ढूंढे। सारी बातें तय होने के बाद ये तय किया, ये पाया गया कि 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से राज्य में विद्रोह हो रहे हैं, जिसके वजह से राज्य में विद्रोह हो रहे हैं। 4 कारणों में सबसे पहले मैं बताता हूँ। पहला कारण क्या रहा, अलाउद्दीन खिलजी को जब ये पता लगा कि गुप्तचर व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार गुप्तचर व्यवस्था की कमी के कारण, यानी गुप्तचर व्यवस्था के सही ढंग से चलन के नहीं कारण, गुप्तचर व्यवस्था जो गुप्तचर विभाग था उसके सही तरीके से काम नहीं करने के कारण जो विद्रोही लोग जो व्यूह रचना बनाते थे राज्य के प्रति विद्रोह करने के लिए, वह सारी खबरें राज्य के पास नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसको ये माना कि गुप्तचर व्यवस्था की नाकामी ही इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण थी।
विद्रोह के कारण क्या है? इसमें से एक तो है गुप्तचर विभाग की नाकामी। दूसरा उसने कारण जाना, अमीर वर्ग जो अधिकारी वर्ग होते थे वो दावतें और समारोह किया करते थे, और इन दावतों और समारोह के आयोजन जब किए जाते थे जिसमें शराब आदि का सेवन करके वे राज्य के खिलाफ विद्रोह की रणनीतियाँ बनाया करते थे। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने जाना कि अमीरों की दावतें हुआ करती थी, खाने का जो काम होता था, और साथ में समारोह जो होते थे, उसी समारोह आदि में राज्य के प्रति विद्रोह की नीतियाँ बनाई जाती थी। दूसरा, अमीर वर्ग द्वारा दावतों व समारोह यानी कि दावत और समारोह जब अमीर वर्ग करते थे तो राज्य के प्रति एकत्रित होकर उनके खिलाफ विद्रोह की नीतियाँ बनाते थे, विद्रोह का करने की सारी कोशिशें करते थे। तीसरा कारण उन्होंने जाना कि अमीरों के जो आपस के वैवाहिक संबंध होते थे ना, जिससे वो संगठित हो जाया करते थे, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को मदद किया करते थे ताकि वो संगठित होकर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। तीसरा कारण क्या है? अमीरों के आपसी वैवाहिक संबंध के आपसी वैवाहिक संबंध, यानी कि आपस में जो शादी ब्याह किया करते थे, इससे क्या कि दो अमीर वर्ग जिसने आपस में शादी ब्याह कर लिया तो उसकी वजह से क्या होता था कि संगठन एक तरह से संगठित हो जाते थे और उनकी ताकत बढ़ जाया करती थी, जो एक दूसरे की मदद किया करते थे, और इसी आधार पर हो सकता था कि राज्य को चुनौती भी दे दें। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये कारण भी एक लगा। चौथा जो कारण जो बताया गया वह है अमीरों के पास अपार धन दौलत। अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार चौथा जो कारण था जो राज्य में विद्रोह को बढ़ावा दे रहा था, वे उनके पास अपार धन दौलत का होना। अतः इन चार कारणों को जानकर अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए। 4 कारणों को जानकर 4 अध्यादेश जारी किए। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि राज्य के प्रति होने वाले विद्रोह को रोका जा सके और अमीरों की शक्ति का जो तुर्क अधिकारी वर्ग है उनकी शक्ति का दमन किया जा सके। अलाउद्दीन ने सबसे पहले जो अध्यादेश जारी किया उसके अनुसार उन्होंने जो अनुदान में माफ़ी की ज़मीनें थी, अनुदान के रूप में जो भूमि दिया जाता था विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों वर्ग को, उनकी भूमि को जब्त कर लिया गया और उनको सलाह दी गई, अपने अधिकारियों को सलाह दी गई कि जिनके भी पास ये भूमि अनुदान है उनसे भूमि जब्त करके उसको खालसा यानी कि शाही भूमि के अंतर्गत ले लिया जाए और उन व्यक्तियों से कर आदि भी वसूल किया जाए ताकि वह काम कर सके और राज्य के प्रति कोई व्यू रचना, राज्य के प्रति कोई विद्रोह की भावना नहीं रख सके। हालांकि कुछ अमीरों को या कुछ व्यक्तियों को जिनको ज़रूरत थी भूमि अनुदान की, उनको भूमि अनुदान भी दिया गया, या कुछ तो सुल्तान के कृपा पात्र व्यक्ति थे उनको भूमि अनुदान भी उनके द्वारा दिया गया। इस प्रकार से उसने पहला अध्यादेश जारी किया, भूमि अनुदान को समाप्त करना। दूसरा उनका अध्यादेश था गुप्तचर व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना। अलाउद्दीन खिलजी ने एक दूसरा अध्यादेश जारी करके कहा कि जो गुप्तचर व्यवस्था जो इस समय काफ़ी धीमा पड़ चुका था, सुल्तान के पास कोई सूचना नहीं पहुंच रही थी, राज्य में क्या क्या हो रहा है, राज्यों के आसपास क्या क्या हो रहा है, उसको मजबूत बनाया गया और गुप्तचरों को खास तौर पर हिदायत दी गई कि आपको हर सूचना सुल्तान के पास पहुँचानी है। इसके लिए गुप्तचरों के ऊपर भी संवाददाता हैं, उन्हें गुप्तचर बैठाए गए ताकि
वो अन्य अमीरों के साथ मिली भगत ना करके सूचनाओं को दबा सके। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग को काफ़ी मजबूत बनाया और विभिन्न गुप्तचरों को, जिनको मुनिहीन भी कहा जाता था, उनके माध्यम से सुल्तान ने सूचनाएं प्राप्त की, ताकि आने वाले समय में विभिन्न जो अमीर वर्ग थे या कोई ऐसा अमीर हो जो विद्रोही नीति का हो, वह विद्रोह ना कर सके। तो उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था को भी मजबूत बनाया। तीसरा जो अध्यादेश जारी किया उसने सल्तनत में, यह खासतौर पर दिल्ली राजधानी में मादक द्रव्य शराब आदि के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान ने इसके प्रतिबंध को दिखाने के लिए स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया और जनता से भी आग्रह किया कि शराब वगैरह आदि किसी भी नाटकीय ढंग से उन्होंने शराब आदि का सेवन बंद करवा दिया, क्योंकि सुल्तान का मानना था कि शराब आदि का जो समारोह हुआ करते थे उसी में शराब के नशे में विभिन्न अमीर वर्ग राज्य के प्रति षड्यंत्र रचते थे और उससे सल्तनत को नुकसान हो सकता था। अतः उसने शराब आदि का सेवन बंद करवा दिया। हालांकि कुछ समय पश्चात उन्होंने घरों के अंदर यानी कि सार्वजनिक समारोह में शराब को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन घरों में शराब के सेवन पर बाद में उन्होंने उसकी छूट दे दी थी। इसी प्रकार जो चौथा काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया वह था अमीर वर्ग जो आपस में परस्पर विवाह संबंध किया करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सुल्तान की बिना अनुमति के कोई भी अमीर वर्ग आपस में दूसरे अमीर वर्ग से जो विवाह संबंध स्थापित करता था, सबसे पहले जानकारी उसको सुल्तान को देनी पड़ेगी। सुल्तान की इजाज़त होने पर ही उसको शादी विवाह आदि करने का अधिकार होगा। इससे उनके आपस में गठजोड़ पर नियंत्रण स्थापित करने की अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कोशिश की गई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 4 कारणों को जाना। अमीर वर्गों के विद्रोह के कारण उनका दमन करना था उनको, तो इसके लिए उन्होंने 4 अध्यादेश जारी किए, जिसमें भूमि अनुदानों को माफ़ कर दिया, शराब आदि के सेवन प्रतिबंध लगा दिया, अमीर वर्ग आपस में शादी विवाह नहीं कर सकते जब तक सुल्तान की इजाज़त ना हो। इसी तरह से उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत बनाया ताकि राज्य की आंतरिक हलचल का उसके पास मैसेज पहुँच सके, सूचनाएँ पहुँच सके। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर वर्ग की शक्ति का दमन किया ताकि वह सुल्तान के प्रति ही वफादार बने रहे। अगली व्यवस्था की हम बात करते हैं राजस्व तथा लगान व्यवस्था। राजस्व तथा लगान व्यवस्था। राजस्व तथा लगान व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी चूँकि एक साम्राज्यवादी नेता थे, तो उन्होंने अपने साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए और उनके ऊपर जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे उन आक्रमणों से निपटने के लिए उसको एक शक्तिशाली सेना की भी आवश्यकता थी। उसके लिए काफ़ी धन दौलत की उनको आवश्यकता थी और यह धन दौलत उसको लगान आदि से ही, राजस्व से ही उसको प्राप्त हो सकती थी। इसके लिए उसने लगान और राजस्व व्यवस्था में विभिन्न परिवर्तन करके राज्य के लिए काफ़ी धन इकट्ठा किया। जैसे कि मैंने आपको जो प्रथम अध्यादेश के बारे में बताया था जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया था कि भूमि अनुदानों को समाप्त कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी भूमि को जिन लोगों के पास से जो कर आदि नहीं चुकाया करते थे और माफ़ी की ज़मीन का वे उपयोग कर रहे थे, उनकी ज़मीनों को जब्त कर लिया गया और उन पर टैक्स लागू कर दिया गया कि अब वे व्यक्ति भी राज्य को कर देंगे। कर के माध्यम से राज्य की इनकम धीरे धीरे से बढ़ने लगी। इसी तरह से जो व्यक्ति कर नहीं दे रहा था उनसे ज़बरदस्ती कर आदि वसूल किया गया, जिससे कि राज्य के लिए राजस्व इकट्ठा हो सके। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा काम, जो ग्रामीण इलाकों में, जो छोटे इलाकों में रहते थे, चौधरी, मुकद्दम, खूत आदि के अधिकारों में कटौती कर दी। सुल्तान का मानना था कि इन अधिकारियों के पास काफ़ी धन दौलत थी और ये किसानों से काफ़ी मात्रा में राजस्व इकट्ठा करते थे और राज्य को काफ़ी कम मात्रा में राजस्व जमा करवाया करते थे। अतः सुल्तान ने इनके अधिकारों को में कटौती करते हुए यहाँ किसानों की ज़मीनों का ऑडिट करवाया, उनसे उनकी लिखाई पढ़ाई करवाई गई ताकि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा कर आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा कर उनके पास इकट्ठा हो सके। अब किसानों से लगान लिया जाता था वह जिन्स के आदि के रूप में लिया जाने लगा,
जिससे कि राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके राज्य का। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने कर में वृद्धि कर दी। जो कर था राज्यों को किसान जो आदि कर दिया करते थे उसमें उसको बढ़ाकर उसमें 50% यानी कि कुल राजस्व का 50% किसान अब राज्य को कर दिया करते थे। इसके अतिरिक्त उसने भूमि की नापजोख भी करवाई ताकि ये जान सके कि ताकि राज्य जान सके कि किसानों के पास कितनी भूमि है और कितनी खेती उपजाने के लिए भूमि है, ताकि उसके आधार पर हम उनसे कर वसूल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कर वसूल कर सके। इसके लिए उसने भूमि की नाप करवाई और इस नाप का फ़ायदा ये हुआ कि अब राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा कर आने लग गया। किसानों से जो कर लिया जाता था वो जिन्स के रूप में ही लिया जाता था। इसके अतिरिक्त कृषि कर के अतिरिक्त, लगान के अतिरिक्त 2 कर और किसानों पर उन्होंने डाले, मकान कर और चराई कर। ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दोनों ही कर लिए गए थे, इससे भी राज्य की काफ़ी इनकम हुई। चराई कर के बारे में जो पशु होते थे, दुधारू पशु, उनसे ही कर लिया जाता था, मकान कर सभी से लेने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त करों में और भी जैसे कि जजिया, सिंचाई कर, आयात निर्यात शुल्क आदि भी कर के माध्यम थे। इनसे भी राज्य को काफ़ी इनकम हुई। इस तरह से हम देख सकते हैं कि लगभग जो किसान वर्ग था उसको काफ़ी कर देना पड़ा। बताया जाता है कि लगभग अपनी कुल राजस्व का 75% तक उनको कर चुकाना पड़ता था। इससे उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। परंतु अलाउद्दीन खिलजी को अपनी साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए और मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए राजस्व की काफ़ी आवश्यकता थी। इसलिए उसने राजस्व कैसे बढ़े राज्य को, इसके लिए उसने कई माध्यम को अपनाया। इसी तरह से उसने एक और काम किया, एक नया विभाग सर्जित किया, दीवाने मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज एक नया विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बनाया। इस विभाग का काम क्या था कि राजस्व और उनसे संबंधित जो भी जानकारी थी उनको सबको इकट्ठा करना था और राजस्व कर में यानी कि भू राजस्व इकट्ठा करने में जो भी भ्रष्टाचार आदि हुआ करता था उसके प्रति सजग रहना था, उसकी एक तरह से ऑडिट करना था, एक तरह से उनका ऑडिट करना था ताकि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा कर प्राप्त हो सके, भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। इसमें हजारों व्यक्तियों की नियुक्ति की गई जिसके माध्यम से राज्य को सल्तनत को काफ़ी इनकम हुई और इस विभाग के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी के खजाने में काफ़ी राजस्व इकट्ठा हुआ। तो ये राजस्व लगान संबंधी अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी कार्य किए जिससे उनको फ़ायदा हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी सुल्तान था और अपनी साम्राज्यवादी नीति का पालन करने के लिए उसको एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने सैनिक जो व्यवस्था थी उसमें भी काफ़ी उसने सुधार किए। इसके साथ ही साम्राज्यवादी नीति के साथ साथ उसको जो मंगोल आक्रमण थे उससे भी निपटना था। इसके लिए उसको शक्तिशाली सेना की भी आवश्यकता थी। अतः सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया। बताया जाता है कि अभी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में स्थायी सेना का निर्माण करने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी ही था, जो दिल्ली में उसकी राजधानी में एक विशाल स्थायी सेना हुआ करती थी। इन सैनिकों को राज्य की ओर से नकद आदि वेतन दिया जाता था ताकि ये इनके ऊपर पैसे की कोई कमी ना रहे और ये हमेशा तत्पर रहे युद्ध के लिए। सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री के द्वारा की जाती थी और सुल्तान स्वयं इसकी देखरेख करता था। सुल्तान स्वयं सैनिकों की पदोन्नति भी किया करता था। अतः सुल्तान सैनिक जो विभाग होता था उस पर सीधी नज़र सुल्तान की अलाउद्दीन खिलजी की हुआ करती थी। इसके अलावा सैनिकों को जो नगद वेतन के साथ साथ जो सैनिक एक घोड़ा रखता था उनको 234 टन का वार्षिक दिया जाता था और जो 2 सैनिक रखते थे, 2 घोड़े रखने वाला सैनिक था, उनको 322 टन का प्रतिवार्षिक दिया जाता था। इसके साथ ही
सैनिकों की पहचान के लिए सेना मंत्री के रजिस्टर में उनके हुलियों को लिखा जाता था ताकि एक ही सैनिक दोबारा उपस्थित ना हो। इसी तरह से घोड़ों की भी पहचान के लिए घोड़ों को दागने की व्यवस्था की गई। बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में घोड़ों की दागने की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। यानी कि हुलिया की व्यवस्था और घोड़ों की दागनों की व्यवस्था, ये दो नई चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया, जिससे कि सैनिक व्यवस्था को काफ़ी ऊंचाइयां प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी की सेना कितनी थी, इसको लेकर एक मत नहीं है। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार लगभग उसके पास 4,75,000 घुड़सवार की सेना थी, लेकिन पैदल सेना के बारे में किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। हो सकता है कि जैसे कि 4,75,000 घुड़सवार सेना थी तो इससे ज़्यादा ही पैदल सैनिक उसके पास रहे होंगे। इसके अतिरिक्त उसने पश्चिम में जो मंगोल आक्रमण हुआ करते थे उसको रोकने के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया, जो पुराने दुर्ग थे उनका जीर्णोद्धार करवाया। अतः सैनिक व्यवस्था को, सैन्य संचालन को उसने सही ढंग से सुचालित किया, जिससे कि सल्तनत साम्राज्य का विस्तार भी हो सके और भारी आक्रमण से भी राज्य को सुरक्षा मिल सके। इसके अतिरिक्त जो अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वपूर्ण योजना थी उसकी बाजार व्यवस्था तथा मूल्य नियंत्रण थी। उसको भी एक चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी बाजार व्यवस्था व मूल्य नियंत्रण। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ऐसा व्यक्ति था जिसने सल्तनत में खासतौर पर राजधानी में बाजार व्यवस्था और उसके लिए मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। अब ये व्यवस्था उसने क्यों लागू की गई थी, इसके उद्देश्यों को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक विशाल सेना को रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को अधिक धन दौलत की आवश्यकता थी, परंतु वो इतनी अधिक धन दौलत उनको दे नहीं सकता था। अतः उनको कम वेतन दे सके और वो कम वेतन में ही माल को खरीद सके और अपना जीवन बसर कर सके, इसलिए उसने राजधानी में बाजार व्यवस्था, जिसके अंतर्गत मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था को लागू किया। यानी कि जिन सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था उन्हीं कम वेतन में वे अपना जीवन बसर कर सके और बाजार में मूल्यों को उसने क्या किया, नियंत्रित कर दिया। यानी कि मूल्यों को निश्चित मात्रा में तय कर दिया कि ये वस्तु इतने में ही मिलेगी, दुकान कैसी भी हो वहाँ सेम रेट में ये मिलेगी। तो इस तरह से उसने मूल्य नियंत्रण किया ताकि सेना को आसानी से अपना जीवन बसर करने का मौका मिल सके। वहीं डॉक्टर UN डे के अनुसार उसने कुछ अलग ही कारण बताया। उनका मानना था कि व्यापारी वर्ग की चालाकी इतनी बढ़ गई थी तो अलाउद्दीन खिलजी उनको सबक सिखाना चाहता था। अतः व्यापारी वर्ग को लगाम लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने माल की कीमतें काफ़ी बढ़ा दी थी, तो उन कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण की बाजार व्यवस्था की नीति को लागू किया। इसी तरह से कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मानवीय उद्देश्यों की दृष्टि से उसने ये काम किया, परंतु मानवीय उद्देश्यों की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी उतरती नहीं है, सही बैठती नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी निरंकुश शासक था, शोषक भी था। उसके लिए जनता वगैरह का इतना ध्यान रखना इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो एक साम्राज्यवादी नेता था, साम्राज्यवादी सुल्तान था। उसका उद्देश्य हो सकता है खास तौर पर उसका राजनीतिक उद्देश्य ही रहा हो, और हो सकता है कि राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसने मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था को लागू किया। अतः मूल्य नियंत्रण और उसकी बाजार व्यवस्था को लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। आइए थोड़ा सा इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जानते हैं। उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि बाजार व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए जो विभिन्न दैनिक उपयोगी वस्तुएं थी, जैसे कि कपड़ा, जानवर, घोड़े, बकरी, दासी, घी, दालें, तिलहन, गेहूँ, जो भी अनाज है वो, इस प्रकार से जो भी आम जीवन उपयोगी जो सामग्रियाँ थी उनके भाव उन्होंने निश्चित कर दिए। और भाव निश्चित करने के पश्चात उनको एक बाजार की व्यवस्था बना दी गई। सारा माल वहीं मिला करता था और बड़े बड़े गोदाम बना दिए गए और उनको देख रेख के लिए शहनाई मंडी नामक अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी गई, ताकि एक कीमत पर
समान रेट सभी दुकानों पे समान मिले, एक तरह से बाजार की व्यवस्था लागू उनके द्वारा की गई। इसी तरह से उसने संकट काल में अनाज की कमी ना हो सके इसके लिए बहुत सारे गोदाम बनवाए और उसने राशनिंग प्रणाली भी शुरू की, जैसे कि आजकल की राशनिंग जो प्रणाली है उसको उस समय उन्होंने शुरू करने के हमें संकेत भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण रह सके उसमें कई अधिकारियों गुप्तचरों की व्यवस्था की और स्वयं बाजार व्यवस्था का स्वयं ध्यान रखा करता था। और बताया जाता है कि वह किसी भी दुकान से कोई जब बच्चों के माध्यम से सामान मंगवाया करता था, अगर कोई भी व्यापारी दुकानदार किसी बच्चे को जिसको सामान लगाने के लिए भेजा है अगर कम मात्रा में तोल कर देता था तो उस व्यापारी दुकानदार के शरीर का मांस उतने ही जितना कि वो कम देता था माल को उतने ही तादाद में वो निकाल लिया करता था। तो इस तरह से एक तरह से दहशत का माहौल था और उसके जो नियम बने हुए थे उसमें कोई जोड़ तोड़ भी नहीं कर सकता था। एक बार बताया जाता है कि शहनाई मंडी अनाज के कुछ माल को उसने बताया कि नियंत्रण करने की कोशिश की, यानी कि बदलने की कोशिश कर रहा था। जो अनाज था, जो बाजार व्यवस्था का अधिकारी होता था शहनाई मंडी का प्रमुख अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी को जब ये मालूम हुआ तो उसने उसको उसी बाज़ार में कोड़े लगवाए ताकि इस तरह की गलती सुल्तान के बगैर इजाज़त के कोई काम कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार और उसके मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था भी एक अनूठी व्यवस्था थी सल्तनत काल के लिए। हालांकि ये पूरे राज्य में थी या फिर केवल सल्तनत में थी, इसको लेकर भी इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि उन्होंने देश के विभिन्न व्यापारियों को की मीटिंग करके उनको ये कहलवाया कि आपको देश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ व्यापारियों को परमिट भी दे दिए गए और कहा कि आपको अनाज वगैरह जो भी सामान है यहाँ पर लाना है इस मार्केट में, जो सराय अदल एक तरह से था जहाँ पर सभी वस्तुओं का मार्केट था, वहाँ पर उनको लाकर बेचना है सेम रेट में, किसानों से भी सेम रेट में उनको खरीदना है। इससे किसानों की भी स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई क्योंकि उनको पहले ही कर आदि बहुत अधिक दिया करते थे और उनको अब माल भी राज्य द्वारा निर्धारित तय मापदंडों के अनुसार ही देना पड़ता था। इसी तरह से जो बंजारे हुआ करते थे अनाज आदि विभिन्न क्षेत्रों से लाकर, उनका ही काम था अनाज आदि विभिन्न दुकानों पर व्यापारियों को उपलब्ध करा सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों पर लागू हुई होगी। इसको लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद भी रहा है। डॉक्टर के.एस. लाल का तो मानना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण वाली व्यवस्था है यह दिल्ली व इसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू रही होगी। इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी ने भी लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु तक उनके बाजार की जो व्यवस्था थी, मूल्य जो नियंत्रण थे वे उनकी मौत तक नियंत्रित ही रहे। इसका मतलब ये है कि ये व्यवस्था काफ़ी सख्ताई से उन्होंने लागू की गई थी। जनता पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसानों पर और अन्य व्यापारियों पर इनका इस व्यवस्था का काफ़ी बुरा असर पड़ा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि सुल्तान का आदेश था। जब तक सुल्तान जीवित रहा उनकी व्यवस्था बनी रही। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने आज जाना। पिछले वीडियोज़ में उनकी साम्राज्यवादी नीति का मैंने उल्लेख किया था। अलाउद्दीन के बारे में जैसे कि बताया जाता है साहसी सम्राट था, हालांकि उसमें कुछ कमियाँ भी थी। हालांकि व्यवहारिक भी था, अच्छी व्यूह रचना जानने वाला था, दृढ़ निश्चयवादी था, कुशल राजनीतिज्ञ था। कुछ कमियां भी थी, शराब आदि का सेवन ज़्यादा किया करता था। इसी तरह से जिद्दी भी था, मतलब जो खुद चाहता था वही करता था। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे कई काम थे उसके जिसने कई जैसे कि छोटे हिंदू व्यापारी हैं, हिंदू जमींदार हैं, उनको भी उसने काफ़ी परेशान किया था। इसी तरह से उन्होंने अमीरों का बुरी तरह से बर्बर तरीके से दमन किया, जो ज़्यादातर मुस्लिम ही थे। तो उसकी नीति एक अलग नीति थी। उसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य को एक छत्र शासन के रूप में चलाना था, जिसके लिए उसको जो भी करना पड़े उसने वह किया, चाहे वो उसकी साम्राज्यवादी नीति ही रही हो, मंगोल आक्रमण से देश की सुरक्षा रही हो, इसी तरह उसकी बाजार व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या उसकी राजस्व नीति रही हो। उसने जो कहा वो स्वयं किया और वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था। जो भी वह करता था वह खुलकर किया करता था। तो इस प्रकार से हमने आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी जानकारी दी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।